आज हम लोग भारत का इतिहास का पूरी विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश एवं यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में भरतों का देश, महाकाव्य तथा पुराणों में भरतों का एवं यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता था। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान, भरत की संतान कहा जाता था। आप इसको नोट करना है तो कर लीजिए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भरतों का देश एवं यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। इसको आप लोग नोट कीजिए। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहा करते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू का अर्थ क्या हुआ? जम्बू का अर्थ क्या होता है? जम्बू का अर्थ होता है जामुन। जामुन क्या है? वृक्ष। जामुन क्या है? वृक्ष है। वृक्ष है जामुन। तो जम्बूद्वीप कहते थे प्राचीन भारतीय अपने देश को, जम्बूद्वीप कहते थे। और जम्बू का अर्थ क्या होता है? जामुन। जामुन। तो जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। वृक्षों का द्वीप कहते थे। आप लोग नोट कीजिए। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, आखिर जम्बूद्वीप क्यों कहते थे? जम्बूद्वीप, जम्बू का अर्थ है जामुन। यहाँ से जम्बू में से जम्बू अलग कर दीजिए, द्वीप अलग कर दीजिए। जम्बू का अर्थ है जामुन। तो जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे अपने देश को प्राचीन भारतीय। इसको आप लोग नोट कीजिए। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। देखिएगा, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम, सिंधु नदी से जोड़ते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु न कहकर, जिसे ये सिंधु न कहकर क्या बोलते थे? हिंदू कहते थे। हिंदू कहते थे।
यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। यही नाम सिंधु नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे पश्चिम में फैल गया यही नाम। और फिर इस देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, मध्यकाल में। और फिर मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, नजर आ रही है ना? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। क्या चीज? विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट कीजिएगा आप लोग। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। ध्यान दीजिए। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए।
भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। नोट कीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, और नंबर 3 आधुनिक भारत। नोट कर लीजिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। क्रिस्टोफ सेलियरस सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को है। इनका जन्म 1638 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार, ये कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। इनका जन्म 1638 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। इसको आप लोग नोट कीजिए। तो दोस्तों, भारत के इतिहास का हम लोग पूर्ण विश्लेषण कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आपका दोस्त कृष्णाकांत आपसे विदा लेता है। गुड बाय।